नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में चुनावी साल के साथ ईडी की एंट्री राजस्थान में होना सियासी तौर पर नफा नुकसान के साथ जोड़ता है, या फिर जिन्होंने पेपर लीक के जरिए हजारों बच्चों के, लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, अब साथ में लेकर चले गए, उनको सलाखों में पहुंचाने के लिए ईडी की एंट्री हुई है। ये दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पूरे राजस्थान में कहा जा रहा है भागो भागो ईडी आई, ईडी आई। कांग्रेस कहती है चुनावी साल है तो ईडी आई, तो बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगाया उनको जेल पहुंचाने ईडी आई, ईडी आई। बेरोजगार कह रहे हैं कि ईडी आई, लेकिन क्या पुख्ता सबूतों के साथ आई? और हम कह रहे हैं कि अगर गुनहगारों को गुनाहों की सजा देने के लिए ईडी आई, ईडी आई, तो क्या देरी से आई? अगर देरी से आई तो क्या दुरुस्त आई? और क्या चुनावी साल में माहौल को गर्म करके चुनाव के बाद जांच ठंडी तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि राजस्थान के 6 जिलों में 27 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। सुरेश ढाका के पिता तो इतने डरे कि फर्नीचर में बंद हो गए, बेहोश हुए तो अस्पताल में जाकर होश में आए। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जांच आगे बढ़ते हुए कई नेताओं तक भी पहुंच सकती है। तो सवाल यही है कि ईडी की एंट्री के मायने क्या है? आज बात इसी मुद्दे। ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए। केंद्रीय जांच एजेंसी को अनुमति नहीं दे रही राज्य सरकार। केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीपीआई का दुरुपयोग करती है। तो देखते जाइए, क्योंकि ईडी की एंट्री के साथ सियासत गरमा रही है और गरमाते गरमाते ना जाने कितने के गिरेबान तक चिंगारी पहुंचाएगी, ये भी देखते जाइए। लेकिन क्या वाकई में ईडी की एंट्री के बाद बेरोजगारों को राहत मिलेगी? क्या वाकई में जिन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनको सलाखों में पहुंचाया जा सकेगा? और जिसके लिए हर कोई कहता है कि ये तो सिर्फ प्यादे हैं, ये तो सिर्फ मोहरे हैं, असली वजीर कोई और है, क्या वहां तक पहुंचा जा सकेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी, बेरोजगार संघ से उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, अनिल गोठवाल जी हैं रिटायर्ड आरपीएस, वो हमारे साथ हैं, हेमंत जैमन हमारे सहयोगी हैं और ईडी की कार्रवाई को बखूबी समझते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजमेर से शुभम जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए और डूंगरपुर से पुनीत चतुर्वेदी जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत अनिल गोठवाल जी आपके साथ, जरा बताइए ईडी की एंट्री के साथ क्या संदेश राजस्थान में आपको लग रहा है कि उन बेरोजगारों को दिया जा रहा होगा जो ठगे गए, उस आरपीएससी को दिया जा रहा होगा जिसके अंदर जिम्मेदारी थी सभी एग्जाम को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने की? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय के पास में जब सूचनाएं आती है तो वो उनका गहन अध्ययन करके और एक कार्रवाई के लिए अपनी योजना बनाता है जी। जब जब भी ऐसी कार्रवाई होती है और जहां पर काले धन का ये मामला पाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो काला धन है इसको निकालने के लिए ईडी ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के अंदर और फेरा के माध्यम से विदेश में भी कार्रवाई कर सकती है जी। अब आप ये मान के चलिए कि वो धन कहां से आया, किस किस के हाथों से गुजरा और अब लास्ट में किसके पास रहा, ये एक जो प्रक्रिया है इसको ये निर्धारित करती है। और इस निर्धारण के अंदर किस किस के पास में आज की तारीख में गया, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्होंने इसके अंदर आके एंट्री ली है, तो ऐसे लोग अगर मान लो एसीबी की कार्रवाई या एसओजी की या एटीएस की कार्रवाई से बच गए हैं तो उनके लिए ये ईडी एक फ्रूटफुल साधन है और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का एक माध्यम है। ठीक है सर, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि भाई चुनावी साल है इसलिए एंट्री हुई, जैसे गुजरात में हुई, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे यूपी में हुई, जैसे कर्नाटक के अंदर हुई और जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, ऐसे ही राजस्थान में हुई है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनीत चतुर्वेदी जुड़ गए। पुनीत, जरा बताइए ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है, कहां तक पहुंची? बिल्कुल विजेंद्र, बताना चाहूंगा कि सुबह 6 बजे ईडी की पूरे राजस्थान में एक साथ छापेमारी इन दोनों लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। उसमें
बाबूलाल कटारा के घर पे हम सुबह 6 बजे से ही लगातार मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे जो 10 सदस्यीय टीम पहुंची है उसमें सीआरपीएफ के जवान साथ में मौजूद है। करीब 10 लोगों की टीम है और लगातार अंदर जो है वो सर्च चल रहा है। इसमें जो विशेष रूप से सामने आया है वो है कि जो जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, जमीन जो खरीदारी के जो मामले हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस तरीके किन किन लोगों के नाम से बाबूलाल कटारा उसके रिश्तेदारों के नाम से पिछले 2 साल के कार्यकाल में बाबूलाल कटारा ने और उसके रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी हैं, कितने स्वर्ण आभूषण वगैरह खरीदे हैं, डूंगरपुर से बाहर उदयपुर और अन्य राज्यों में कहां कहां जमीनें खरीदी गई है। इस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो तमाम जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है इनको अटैच किया जाए। कहीं ना कहीं जो बेनामी संपत्ति का एक जो कानूनी शब्द होता है इनकम टैक्स विभाग में, वो शब्द यहाँ पर लाए जाने के जो कोशिश की जा रही है। पुनीत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेनामी संपत्ति का जिक्र आपने किया और इसलिए जयमन जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 ही संपत्ति होती है, एक वो जो टैक्स के दायरे में होती है जिसको हम घोषित संपत्ति कहते हैं और दूसरी बेनामी संपत्ति। ईडी की जब भी कार्रवाई होती है तो बेनामी संपत्ति ही वो एक बड़ा टूल होती है जिसके जरिए कहा जा सकता है कि नहीं इसने घूसखोरी किया, इसने करप्शन किया, इसने ना जाने क्या क्या किया है। आपको लग रहा है कि इस पूरे केस में एक बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति निकल कर आएगी और वो बेनाम नाम भी निकलकर सामने आएंगे जो अभी तक उजागर नहीं हुए। सही बात है विजेंद्र जी, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये पेपर लीक का मामला है इसके जरिए जो धन कमाया है, जो करोड़ों रुपए का लेन देन है, उसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है और उस लेन देन के जरिए जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं, चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसमें कई ऐसी संपत्तियां भी हैं जो बेनामी संपत्ति है। बेनामी संपत्ति से मतलब है कि जो लोग वास्तव में उसके जिन्होंने पैसा लगाया लेकिन वो पैसा किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करके या उनके नाम से संपत्तियां खरीदी गई, एफडी कराई गई या फिर कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, जमीनें खरीदी गई, इस तरह की चीजें हैं। और ईडी का पूरा फोकस इस पर है कि उस पैसे के जरिए जो लेन देन हुआ है, जो बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, उसको कहीं ना कहीं तलाशने की ईडी की कार्रवाई है। आपको लगता है कि एक बड़ी मछली भी कैद में आ सकती है? और यह भी बताइए कि ईडी की कार्रवाई का अंजाम क्या होता है? अगर हम इसको पूरे राजस्थान से इतर देश भर में देखें तो कन्विक्शन रेट कितना होता है? देखिए, ईडी की अब तक की जो कार्रवाइयां हुई हैं पूरे देश में विभिन्न राज्यों में, उसके लिए उनकी वो एक पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम है और वो पैरेलली इस पर वर्क करते हैं। कई महीनों तक ये वर्किंग होती है और इनकी जो जोन मुख्यालय हैं, जहां से जोन है, जोन से इनकी यूनिट्स होती है, वो इनको सेंट्रल एजेंसीज को सपोर्ट करते हैं। उनके डाटा के आधार पर ये सारी एक्टिविटीज होती है। अब तक की जो जितनी भी कार्रवाई हैं ईडी की, उसमें काफी सारे एक्टिविटीज हुई हैं और जब से 2014 से लेकर अब तक की बात करें, यदि केंद्र सरकार की बात करें, तो काफी ऐसी एक्टिविटीज सामने आई हैं जिसमें ईडी ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। ठीक है सर, उस पर तो विरोधी अलग ही सवाल उठाते हैं कि 2014 के बाद क्या वाकई में बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नहीं जिस पर ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई, क्योंकि रिकॉर्ड यही बताता है कि बाकी पार्टियों पर ही कार्रवाई हुई है। शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस वैसे तो 1.5 साल से कह रही है कि नहीं चुनावी साल आएगा, देखिए आप ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, तो क्या माने कि चुनावी साल आ गया और चुनाव का असली बिगुल आज बजा है ईडी की एंट्री के साथ? और विजेंद्र जी, अगर आप गलत रूप से गैर कानूनी तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाले करेंगे, तो निश्चित तौर पर ईडी आएगी। उसका समय कोई निश्चित होता नहीं है। आपने देखा जो ईडी की आज कार्रवाई चल रही है, 27 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और करोड़ों रुपए का लेन देन पेपर लीक घोटालों में हुआ है और इसके सरगना आज तक बाहर है। आप बताइए, क्या एसओजी डीपी जारोली से पूछताछ कर पाई? क्या मंत्रियों तक आंच गई? क्या राजीव गांधी स्टडी सर्किल से पूछताछ कर पाई? उन्होंने दलालों को, चोरों को, छोटे मोटे बिचौलियों को पकड़ा है। अली बाबा 40 चोर वाली आपने कहानी सुनी होगी। अली बाबा तो गायब है, अभी तो चोर ही पकड़ में आ रहे हैं। आपने देखा होगा सचिवालय के पास एक चोर पकड़ा गया, 2 करोड़ 31 लाख रुपए सचिवालय के पास में मिल जाते हैं। ईडी महाराष्ट्र गई, अलीबाबा का 40 चोर में अलीबाबा कौन था? पश्चिम बंगाल में अलीबाबा कौन था? कर्नाटक में अलीबाबा कौन था? गुजरात के अंदर अलीबाबा कौन था? तौर पर अलीबाबा अलीबाबा कौन था? बताइए सर। विश्वास दिलाता हूं, उन राज्यों में तो कोई अलीबाबा सामने नहीं आया। बेवजह नहीं आती है, सीबीआई बेवजह नहीं आती है, वहां रिपोर्ट दर्ज होती है, वजह तो होती है। फिर आप कैसे कह सकते हैं ईडीआई? अरे ईडी का आने का कारण होता है, उनके सामने कंप्लेंट होती है और आपको पता है प्रोसीजर क्या है। पहले उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली, जेल में जाके बाबूलाल कटारा से उन्होंने बातचीत की, उनके बेटे से बातचीत की, जवाई से बातचीत की, पेपर लीक का जो घोटाला था रीट वाला, उससे उनसे उन्होंने बयान लिया। तो तमाम जब उन्होंने तथ्य जुटा
निकालिए, दस्तावेज उनके पास है, आगे कार्रवाई प्रोसीड करिए। आप और खुलकर निश्चित कहिए तौर सर, पर आप आप ये खुलकर मत कहिए कहिए। ईडीआई शैलेंद्र ईडी तो गुर्जर जी, मैं आएगी तो सारे अगर पहलू बता रहा हूं भ्रष्टाचार सर। करेगी गहलोत जी। सरकार या गहलोत जी। सरकार के मंत्री अरे सर, मुझे अच्छा भ्रष्टाचार लगता है करेंगे, भाई, आरपीएससी करप्शन पर चेयरमैन, जीरो टॉलरेंस आरपीएससी होना चेयरमैन चाहिए। से पूछताछ नहीं शैलेंद्र किया गुर्जर जी, जी। करप्शन पर बताइए, जीरो टॉलरेंस हुई होनी क्या? चाहिए सर, और करप्शन से बड़ा कोई गुनाह भी नहीं, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज फर्स्ट इंडिया पर आप कहकर जाइए कि इलेक्शन आए, इलेक्शन हो जाए, सरकार किसी की बन जाए, इस पूरे मामले के अंदर जिसको भी बीजेपी बता रही है कि ये अली बाबा है, जिसको भी बीजेपी बता रही है कि ये मंत्री है, जिसको भी बीजेपी बता रही है ये अधिकारी है, उनमें से कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप देखिए 1 करोड़ बेरोजगार शिक्षित युवाओं का सवाल है, उन्होंने खून के आंसू बहाए, उनके सपनों अरमानों को कुचल दिया गया है। और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई होगी उसमें अब छोटे मोटे बिचौलिए जो पकड़ लिए उनसे नहीं, जो बड़े मगरमच्छ है, सरगना है, जो अलीबाबा है, वहां तक आज जाएगी। मैं उपेंद्र निश्चित तौर यादव, पर क्या आपको वाकई में इस कार्रवाई के बाद राजस्थान के बेरोजगारों को भरोसा रहे कि भाई जिन्होंने भी उनको ठगा, क्योंकि नाम बहुत से निकलकर सामने आए और कईयों के घर तक चले गए नाम, क्या उनके घर तक ईडी पहुंच पाएगी, ऐसा भरोसा है? भरोसा नहीं है। हम मांगे कर रहे हैं, सिस्टम में सुधार तो करिए। सरकारें बदल जाती है, अपनी छवि बचाने के लिए उनको बचा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आरपीएससी में जब घूसकांड प्रकरण आया उस समय उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो क्या बाबूलाल कटारा कांड कर पाते? जब सुरेश डाका का रीट में नाम आया उस समय पकड़ लेते, क्या सेकंड ग्रेड में कांड कर पाते? आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए। मैं तो बीजेपी को भी कह रहा हूं, आप संसद में अधिनियम लेके आइए, करिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान, राजपाशा राजसुपा लागू करिए, जेल में डालिए, संपत्ति जब्त करिए। इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, आर्थिक तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। युवा राजनीति के एजेंडे में एक दूसरे के आरोप में अपने सपनों को मारे जा रहे हैं, वो आज अवसाद में है, परेशान है, दुखी है। जब राजस्थान का, प्रदेश का, देश का युवा बढ़ेगा, जब प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। आज राजनीतिकरण की वजह से आज युवा दुखी और परेशान है। हम क्या करें? कभी लाठी, कभी मुकदमे, लेकिन हम मांग कर रहे हैं राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। इसमें पेपर लीक कांड में चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, हर व्यक्ति तक जांच होनी चाहिए और जेल के अंदर डालना चाहिए। जांच तो संस्थाएं करती हैं और ईडी सर्वोच्च संस्था है। अगर वो राजस्थान में एंट्री कर गई, अब तो भरोसा होगा कि हाँ, जो भी बड़े बड़े नाम जो उछाले गए, लंबे स्तर पर उछाले गए, उन सब तक पहुंच जाएगी, या भरोसा अभी भी नहीं? भरोसा तो जब नतीजा आएगा तब होगा ना, जब पकड़े गए अधिकतर लोग, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो जी। क्योंकि ये एक आज से थोड़ी है पेपर लीक माफिया, ये पहले से पनपे हुए हैं, उनको दबाया गया। जब पहले दिन इनको कुचल दिया जाता तो ये गिरोह इतना बड़ा नहीं बनता। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्या वाकई में आपको लगता है कि ईडी की एंट्री यहां सही तरीके से सही वक्त पर हुई है, या लग रहा है कि नहीं पॉलिटिकली फायदा उठाने के लिए ईडी की एंट्री हुई है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि भाई हमें तो पहले ही पता था कि चुनावी साल है, ईडी की एंट्री होगी। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, आज थोड़ा ना कहा है मुख्यमंत्री जी ने। हमारे तो हर सम्मेलन सभा में हमने तो ये बात कही है कि ईडी आने वाली है, क्योंकि ये टाइमिंग हमने देखा, हर स्टेट में देखा, हर इलेक्शन में देखा हमने, चाहे बंगाल का हो, आप असम का हो, कर्नाटक का हो, जहां बीजेपी राज में थी वहां भी विपक्षियों के यहां छापे डाले ईडी ने, और नतीजा क्या निकला? क्या है कन्विक्शन रेट इनकी? इसलिए नहीं है कि कर्नाटक में अगर 40% के कमीशन की रिश्वत का आरोप लगा करके किसी मंत्री पर और आत्महत्या कर ले कोई व्यक्ति, वहां ईडी नहीं जाती है। वहां पे लगातार आरोप लगते हैं, एक पूरी की पूरी संस्था स्टेट की आरोप लगा देती है कि 40% कमीशन के बगैर इस कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता था। ईडी नहीं जाती है, ईडी आरोपी बनाती है सबसे पहले किसको? हेमंता कुमार विश्वास शर्मा को। वो बीजेपी में जाते हैं, ईडी की कार्रवाई ड्रॉप। आप पूछ लीजिए किसी से भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल में भी यही हुआ, जो बीजेपी में जाएगा वहां नहीं होगा। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिए। और यहाँ पे कौन है बीजेपी के नेता? हिम्मत विश्व शर्मा जी के खिलाफ क्या एफआईआर है, क्या रिपोर्ट है? बताइए, आप मुझे बताइए। कोई उनका नाम नहीं है, कहीं भी उनका नाम नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और आप बताइए, कोई भी उनका कहीं भी रिपोर्ट में नाम नहीं आया, कहीं भी किसी भी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जबरदस्ती हवा बना रहे हो। सुन लीजिए, आप बताइए, 2 अरे हेमंता कुमार विश्वास शर्मा, उसके खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया। कौन है? शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी ने आंदोलन चलाया, इनको आरोपी बनाया, पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन नहीं है। विभाग का मंत्री कौन है, किसके अंडर में है? 2 करोड़ आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि 2013 से पैसे इकट्ठा हो रहे हैं। 2013 में तो आपकी सरकार थी, तो बताओ आपकी सरकार का कौन मंत्री वहां पैसे इकट्ठे कर रहा था? चलेंद्र जी, आपको भी रोकना चाहूंगा सर, 1 मिनट। अजमेर का रुख करते, मेरे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, जरा बताइए अभी तक की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है वहां पर, और क्या वाकई में इस कार्रवाई के बाद नेताओं के अंदर भी थोड़ी सी हलचल आपको महसूस हो रही है?
जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कार्रवाई ईडी की है और एक साथ 27 ठिकानों पर कार्रवाई है, तो अपने आप में ही चाहे वो नेता पक्ष में हो चाहे कहीं की भी हो, उनमें कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है और प्रदेश के अंदर ईडी की एंट्री होने के साथ ही अलग अलग बयान भी सामने आने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी के जो सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उसको एसओजी ने इसी बंगले से गिरफ्तार किया था। वहां पर ईडी की 2 टीमें हैं, 2 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं जो अंदर कार्रवाइयां कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अंदर जब बाबूलाल कटारा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ये उनका जो सरकारी आवास है ये सीज पड़ा था, उसके बाद आज ईडी आई है। तो हो सकता है अंदर कई तथ्य मिले हों, क्योंकि सरकारी आवास है, यहाँ पे उनका रहना और आना जाना हमेशा लगातार रहता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दस्तावेज, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, परीक्षाओं से रिलेटेड हो, वो जरूर होंगे। उनको लेकर के ईडी की जो टीम है वो लगातार चेकिंग कर रही है। अभी तक सुबह करीबन 6 बजे से ईडी की टीम यहाँ पे मौजूद है और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजने वाले हैं। 12 घंटे होने वाले हैं। 12 घंटे के अंदर एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या जारौली तक भी ईडी की कार्रवाई पहुंच सकती है या पहुंच रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो पेपर लीक का मामला है, चाहे वो रीड का हो चाहे वो आरपीएससी का हो, दोनों ही मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना था, जिसके अंदर आरपीएससी के चेयरमैन और तत्कालीन सेक्रेटरी थी, उनको ईडी ने नोटिस भी दिया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। तो डीपी जारौली पर भी ये गाज गिर सकती है, उसको लेकर के भी हो सकता है कि ईडी की टीम आज देर शाम को या फिर कल सुबह रीड कार्यालय, क्योंकि यहाँ से कुछ ही कदम दूरी पर रीड कार्यालय भी है, वहां पर जाकर के ईडी की टीम जो है वहां पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, शुभम आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक चेहरा हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हैं। अशोक, जरा अपडेट कीजिए, अभी तक की कार्रवाई में क्या कुछ वहां निकलकर सामने आया? देखिए विजेंद्र, अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें जो ईडी की टीम है, अभी भी भजनलाल बिश्नोई जो है पहले रीट में पकड़ा गया था उसके घर में है, और अभी तक की मैं अगर आपको अपडेट दूं तो सुबह 8 बजे ईडी की टीम है वो भजनलाल बिश्नोई के घर में उन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद से घर का जो दरवाजा है वो बंद है, बाहर सीआरपीएफ के जो जवान है वो तैनात है, लेकिन उसके बाद अभी तक जो ईडी के अधिकारी है वो अंदर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, सारे के सारे दस्तावेज है वो जांच कर रहे हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि भजनलाल बिश्नोई जो रीट में पहले जेल जा चुका है, हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर हैं, और भजनलाल बिश्नोई के अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर जो वहां कार्मिक थे, या चाहे उसके फार्म हाउस की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें, तो वो तमाम ठिकाने जो हैं वो उनके स्टाफ जो है वो बंद करके चले गए हैं। और उसके बाद से ईडी की टीम अलग अलग प्रकार के जो दस्तावेज हैं कहीं ना कहीं इस तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है कि सबूत ईडी की टीम है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। एक लाइन में जवाब दीजिए, अभी तक क्या बेनामी संपत्ति के कुछ सबूत मिले हैं किसी के भी खिलाफ? किया गया था एसओजी ने, और देखिए अभी तक जो है ईडी की ओर से कभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया है, वहां अधिकारी बाहर नहीं निकले। हालांकि जिस तरीके से लगातार पिछले अगर बात करें तो 8-10 घंटे हो गए हैं उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास जो है वो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जमन जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जितनी भी कार्रवाई होंगी उसमें कितना बड़ा करप्शन या कौन कहां का इन्वॉल्व, इसके लिए निर्भर करेगा कितनी बेनामी संपत्ति के सबूत मिलते हैं। और बेनामी संपत्ति के अगर सबूत मिलते हैं तो मेरा सवाल यह है कि भाई स्टेट की एजेंसियों ने भी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की होगी, ये सबूत तो उस वक्त भी मिले होंगे। आपकी बात सही है विजेंद्र जी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे उपेंद्र जी ने कहा कि अगर शुरुआत से इन पर शिकंजा कसा जाता तो आज ये स्थिति ना होती। मैं इसमें एक थोड़ा सा इसको दुरुस्त करना चाहूंगा कि इनकी शुरुआत कहां से होती है। सुरेश ढाका पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड कैसे बन गया, उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत हुई, वो सबसे पहले फर्जी डिग्रियां बेचता था, फर्जी मार्कशीटें बेचता था, वो सारा वो उसका एक ग्रोह था। उस ग्रोह के जरिए वो पहले पनपा, धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर उसका मामला पहुंचा पेपर लीक तक, और वो पेपर लीक करने लग गया। सबसे बड़ी बात है, शुरुआत ये करनी चाहिए, राज्य सरकार ने जो एक्टिविटी अब तक की है इस मामले में, पेपर लीक मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां की हैं, एक्टिविटी की हैं, कई सारे इन्होंने जो संपत्तियां उनको जब्त भी किया है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि जो एजेंसीज हैं, एजेंसी कौन है? जो ये यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज हैं जहां से फर्जी मार्कशीट वगैरह का जो ग्रोह पनपता है, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। पहले छोटा सुरेश ढाका पहले एक साथ बड़ा नहीं बना है, उसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे पनपा है। वो कहां से? फर्जी डिग्री मार्कशीट प्रकार से। 12 बोरे भी मिले थे, 12 बोरे मिले थे फर्जी डिग्री डिप्लोमा के, वो आते उनकी जांच नहीं हुई, किसके थे उसकी भी जांच होनी थी, खुलासा होना था। कई मामले राजस्थान में ऐसे हैं, कई एफआईआर ऐसी हैं जो फर्जी मार्कशीटों के प्रकरण कई सारे। ठीक है अनिल गोडवाल जी, यहीं से मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ढाका की, हम बात कर रहे हैं बिश्नोई की, हम बात कर रहे हैं उसकी, हम बात कर रहे हैं उसकी, लेकिन समस्या यह है कि सर ये बिना अधिकारियों की एंट्री के मुमकिन नहीं है, चाहे वो फर्जी मार्कशीट हो या पेपर लीक हो, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होती है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस पूरी कार्रवाई के बाद अगर बड़े बड़े अधिकारी जिनके इन्वॉल्वमेंट है अगर वो नप गए
तो फिर नीचे इनके बस की तो कुछ नहीं है। ये तो ऊपर एक रेट बताते होंगे, रेट के बदले में चीजें मिलती होंगी, वो सर्कुलेट होती होंगी। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि चूंकि इसके अंदर बड़े अधिकारी की कनाइवेंस यानी उनकी मिली भगत के बिना इस तरह का रीट का जो पेपर आउट हुआ या और भी जो पेपर आउट हुए हैं जी। इसकी वजह यही हो सकती है। जैसे बाबूलाल कटारा आरपीएससी के खुद मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो जब आरपीएससी के मेंबर इन्वॉल्व हैं तो इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। वो कनेक्शन इनकी संपत्ति से जोड़ने के लिए ये निकाला जा सकता है कि ये संपत्ति ये किसकी खरीदी गई, बेनामी संपत्ति किसके नाम है। आप देखिए कि इसका कनेक्शन जोड़ने के लिए ईडी को भी कुछ समय लगता है, स्टडी करते हैं, डाटा का एनालिसिस। आप ये कह रहे हैं कि बेनामी संपत्तियों के कनेक्शन अधिकारियों तक भी जा सकते हैं, कुछ नेताओं तक भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा उनके सकते हैं, रिश्तेदारों तक जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। सभी के ऊपर समाज के अंदर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या इस कनेक्शन तक पहुंचा जाएगा सर? क्योंकि देखिए, एक एजेंसी की एक क्रेडिबिलिटी होती है और वो क्रेडिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि लाइन ऑफ एक्शन के जरिए अंतिम आदमी तक वो एक्शन पहुंचा है नहीं पहुंचा। अब आरोप तो बहुत लग गए हैं और कई तरीके के लग गए हैं, क्या अंतिम चरण तक पहुंचा जाएगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, मैंने आपको बताया जैसे जैसे ईडी जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, आगे आगे चेन जुड़ती जाएगी और वो चेन कहां तक जाएगी निश्चित रूप से वो राजस्थान की जनता के सामने आएगा। आप देखिए, अगर एसओजी ने सही कार्रवाई की होती तो शायद उनको जमानत नहीं मिलती। उन्होंने बहुत ढीला केस रखा, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर आए थे। और आज देखिए सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही है तो 2014 के बाद जो आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन साइड हो रही है। सवाल यह कि वो वन साइडेड हो रही है। नहीं, वन साइडेड नहीं हो रही। मैंने आपको बताया ना, ये सबूत नहीं दे पाए। हेमंत विश्व शर्मा की कोई एफआईआर बताइए, कोई कंप्लेंट में नाम बताइए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं सर, 2014 के बाद बीजेपी आंदोलन क्यों चला रही थी? अगर बीजेपी के पास सबूत नहीं था तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ क्यों आंदोलन चलाया आपने? बताइए बीजेपी ने क्यों चलाया? अरे बिल्कुल मामले में शुभेंदु अधिकारी के नाम है, मुकुल रॉय के नाम है एफआईआर है। क्या बात करते हो आप? को छोड़ दिया आपने, राजीव अरे आपको बताओ, आपने इन तीन को बीजेपी में लेने के बाद ईडी ने ड्रॉप क्यों किया? आपके बाबूलाल कटारा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के राजस्थान की संस्था बना करके उसके प्रवक्ता बनकर उनके बयान में उन्होंने कहा था कोई अधिकारी नहीं है पेपर लीक मामले में। अब आप बताइए क्या फाइनल कमेंट आपसे, क्या वाकई में आज मेंबर पकड़े जा रहे हैं, आप माफी हमने पकड़े, हमारी एसओजी ने पकड़े, एसओजी कार्रवाई करिए क्योंकि एसओजी ने करा। दायित्व दिखाने के लिए आती है प्रधानमंत्री। फाइनल कमेंट, क्या दीमक सिस्टम में और पेस्टिसाइड हम बाहर करते हैं? विजेंद्र जी, चाहे एसओजी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, राजस्थान के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और ईडी से ये बेनामी संपत्ति जब्त कर दे तो मैं मांग करता हूं संपत्ति को राजस्थान के युवाओं को मुआवजे के रूप में दिया जाए, उसको लेकर नहीं जाए, दीजिए मुआवजा। आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर युवा परेशान हुआ है, दीजिए। ऐसा नहीं कि हमने जब्त कर लिया और ले जाए, नहीं, कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई की तो मुआवजा राजस्थान के युवाओं को मिलना चाहिए। जो ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान आप सभी का भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, उस ईडी की कार्रवाई के बाद क्या वाकई में राजस्थान का बेरोजगार आश्वस्त हो सकता है? आश्वस्त इस बात को लेकर कि जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने उनके सपनों को तोड़ दिया, क्या वाकई में ईडी उस रैकेट को, उस नेक्सस को तोड़ पाएगी जो इसमें शामिल था? और चाहे उसमें कोई नेता शामिल हो, अधिकारी शामिल हो या फिर ये दलाल शामिल हो, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर पाई तो क्या वाकई में जो आरोप लगाए जाते हैं कि चुनावी साल ईडी की एंट्री उसी तरीके से चुनाव के बाद एग्जिट कर जाएगी, बस ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार।